नमस्कार। अवलोकन संबंधी व्याख्यान माला के अंतर्गत आज जिस विषय को मैंने अपने व्याख्यान के लिए चुना है, उसका शीर्षक है सहभागी अवलोकन। इससे पहले व्याख्यान में हम ये जान चुके हैं कि अवलोकन व्यापक रूप में दो प्रकार का होता है। अनियंत्रित अवलोकन, जिसमें कि अनुसंधानकर्ता या घटना या सूचना की इकाइयों पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र रूप से घटना का या उसके किसी भी पहलू का अवलोकन करने के लिए स्वतंत्र होता है। अवलोकन का दूसरा जो प्रकार है वो है नियंत्रित अवलोकन, जिसमें कि एक पूर्व योजना के अनुसार कुछ टूल्स का यूज करते हुए अवलोकन करना पड़ता है और इस प्रकार से अवलोकनकर्ता स्वयं को नियंत्रित रखता है, या कहना चाहिए कि सूचनादाताओं पर नियंत्रण रख सकता है और घटना को भी नियंत्रित कर सकता है। आज अवलोकन के जिस प्रकार की हम बात करेंगे वह है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन को समझने से पहले एक बार पुनः हम संक्षेप में अवलोकन के अर्थ को समझते हैं और इसके इतिहास पर भी दृष्टिपात करते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अवलोकन के बारे में जैसे हम जानते हैं कि अवलोकन का तात्पर्य होता है आंखों से देखना। जब हम अवलोकन शब्द का प्रयोग अनुसंधान के संदर्भ में करते हैं या सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं, तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से स्वयं जाता है, उपस्थित रहता है और घटना को अपनी आंखों से दिखता है और उसको समझने के लिए अपनी विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का प्रयोग करता है। अवलोकन वह प्रणाली है जहां अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से घटना को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है। अवलोकन पद्धति का प्रयोग कोई नया प्रयोग नहीं है। इसका इतिहास बहुत लंबा है। नए नए कितने समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने अध्ययन के लिए अवलोकन पद्धति का चुनाव किया और अवलोकन के द्वारा घटना के बारे में निष्कर्ष निकाले। जॉन हॉवर्ड ने कैदियों के जीवन का और जेल की दशाओं का अध्ययन किया। जॉन हॉवर्ड ने अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया। अवलोकन के द्वारा जेल में रहने वाले कैदियों के जीवन का अवलोकन किया, उसको देखा कि वो लोग किस प्रकार रहते हैं। जेल की दशाओं का अध्ययन किया, जेल की दशाओं का अवलोकन किया कि जेल में किस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, किस प्रकार की दशाएं होती हैं, कंडीशंस ऑफ लिविंग क्या होती हैं। फ्रेडरिक लीपले दूसरा नाम है और फ्रेडरिक लीपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन किया। श्रमिक परिवार जो कि उद्योगों में कार्य करते हैं, उद्योगों को चलाने में, उद्योगों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा या पड़ता है, इस चीज का अवलोकन फ्रेडरिक लीपले ने किया अवलोकन के द्वारा। चार्ल्स बूथ ने लंदन में श्रमिकों का अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति द्वारा किया। तो ये वो कुछ नाम थे, जॉन हॉवर्ड, फ्रेडरिक लीपले या चार्ल्स बूथ या मेलिनोवस्की, जिन्होंने अवलोकन का प्रयोग किया
या कहना चाहिए कि सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया। अब हम व्याख्यान के मुख्य विषय जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में आज हम जानेंगे, उस पर आते हैं और उसका शीर्षक है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन की अवधारणा बहुत पुरानी है और इसका प्रयोग सबसे पहले 1924 में, इस शब्द का प्रयोग सन 1924 में एडवर्ड लिंडमैन ने अपनी पुस्तक में किया था। और 1924 के बाद, 1924 के बाद, अगर मैं ये कहूं कि अधिकांश समाज वैज्ञानिक सहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हैं घटना के अवलोकन के लिए, घटना के अध्ययन के लिए, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 1924 के बाद सहभागी अवलोकन एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में लोगों के सामने आया। उस पुस्तक का नाम, जिसमें लिंडमैन ने 1924 में सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया था, उसका नाम था सोशल डिस्कवरी। और इस पुस्तक में लिंडमैन ने जो लिखा है उसका हिंदी भावार्थ कुछ इस प्रकार है: औपचारिक प्रश्नों पर आधारित साक्षात्कार विधि द्वारा समस्या के तल में नहीं पहुंचा जा सकता। एक तो आपने ये कहा कि यदि हम सूचनादाताओं से केवल औपचारिक प्रश्न पूछते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, केवल औपचारिक प्रश्नों तक सीमित रहते हैं, और इसके द्वारा अगर हम किसी भी समस्या की तह तक, उसकी गहराई तक, उसके आखिरी पॉइंट तक, उसकी सत्यता तक पहुंचना चाहते हैं, तो लिंडमैन ने इस बात को असंभव बताया कि यह संभव है ही नहीं। सामाजिक अंत्यक्रियाओं के पीछे छुपे हुए व्यक्तिपरक असहभागिक अवलोकन के नेत्रों से प्रायः ओझल हो जाते हैं। अतः व्यक्तिपरक तथ्यों को समझने के लिए पूर्ण सहभागी अवलोकन का प्रयोग आवश्यक है। यदि अनुसंधानकर्ता चाहता है कि वह घटना से जुड़े हुए लोगों के व्यक्तिगत तथ्यों को समझे, टारगेट ग्रुप के सदस्यों के व्यक्तिगत तथ्यों को समझे, तो उसके लिए सहभागी अवलोकन ही एक मास्टर की है। सहभागी अवलोकन के द्वारा ही व्यक्तिगत तथ्यों को समझा जा सकता है। इसके बारे में बहुत से लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पीएच मान के विचारों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। पीएच मान ने सहभागी अवलोकन के महत्व को स्वीकार करते हुए इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला, और आपके जो शब्द हैं उसका हिंदी अनुवाद और भावार्थ है कि सहभागी अवलोकन एक ऐसी दशा है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह को अत्यधिक घनिष्ठ सदस्य बन जाता है। तो जिस समूह का अध्ययन करना है, उस समूह का घनिष्ठ सदस्य बन जाता है सहभागी अवलोकन में, ऐसा मानना है पीएच मान का। आगे आपने लिखा कि पूर्ण सहभागी अवलोकन से तात्पर्य उस अवलोकन से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में जाकर रहने लगता है। तात्पर्य है कि सहभागी अवलोकन, जिसे हम पूर्ण सहभागी अवलोकन भी कह सकते हैं, तो उसमें अवलोकनकर्ता जिस समूह का अध्ययन करना चाहता है या करने जा रहा है, उस समूह में स्वयं जाकर रहने लगता है, उसी समूह की संस्कृति को जीता है, उस समूह की सभी क्रियाओं में एक सदस्य की तरह भाग लेता है। जब वो उनके बीच रहता है तो वह इस प्रकार रहता है, इस प्रकार का व्यवहार करता है, इस प्रकार की संस्कृति को जीता है कि समूह के सदस्यों की संस्कृति और उसकी संस्कृति में जो अंतर है, वो अंतर अपने आप में समाप्त हो जाता है। समूह के सदस्य भी उसे स्वीकार कर लेते हैं और उसे अपने समूह का सदस्य मान लेते हैं।
अध्ययनकर्ता समूह के उत्सवों, संस्कारों या अन्य क्रियाकलापों में उसी तरह भाग लेता है जिस तरह अन्य सदस्य भाग लेते हैं। अगर हम एक वाक्य में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अवलोकनकर्ता अर्थात अध्ययनकर्ता की संस्कृति और जो टारगेट ग्रुप की संस्कृति है वो दोनों एक हो जाती हैं। अवलोकनकर्ता अपने आप को अलग नहीं रख पाता क्योंकि वो समूह में रहता है, समूह की संस्कृति को ही आत्मसात करता है, उसी को जीता है और जिस प्रकार टारगेट ग्रुप के सदस्य व्यवहार करते हैं वो भी उसी प्रकार का व्यवहार और आचरण करता है। ये पीएच मानना है। जॉन मेज दूसरा नाम है या अगला नाम है। आपने अपनी पुस्तक द टूल्स इन सोशल साइंसेज में इस पर प्रकाश डाला है कि जब अवलोकनकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों की धड़कनों में मिल जाती हैं और वह बाहर से आया हुआ को अनजान व्यक्ति नहीं रह जाता, तो इस प्रकार का अवलोकनकर्ता पूर्ण सहभागी अवलोकनकर्ता कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। यानी कि जब सारी दूरियां समाप्त हो जाती हैं, उसके हृदय की धड़कनें समूह के सदस्यों की धड़कनों से मिलना, इसका तात्पर्य है कि जब उसकी अवलोकनकर्ता की व्यक्तिगत विशेषताएं दब जाती हैं या वो उनको छुपा लेता है और अपने व्यवहार और आचरण के द्वारा समूह के सदस्यों की विशेषताओं को ही प्रतिबिंबित करता है, तो फिर वो समूह का सदस्य बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विचार है श्रीमती पीवी यंग के। सामान्यतः अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। तो आपने एक तो ये स्पष्ट किया कि सहभागी अवलोकन का प्रयोग अनियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत आता है क्योंकि स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र कब होगा? जब वो समूह में रहेगा। और समूह में कब रह सकता है? जब वो समूह की संस्कृति को अपना ले, उसको स्वीकार कर ले, उसको आत्मसात कर ले। तो श्रीमती पीवी यंग के विचार इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उसी समूह के जीवन में रहता है, भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। लुंडबर्ग के विचार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपने भी ये कहा है कि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह से यथासंभव पूर्ण तथा घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है और उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। इस प्रकार भाग लेता है कि समूह की विशेषताओं और उसकी विशेषताओं में कोई भी अंतर नहीं रह पाता। अब हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या जब एक अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता समूह के सदस्यों के बीच रहता है, अध्ययन किए जाने वाले समूह के सदस्य के बीच में रहता है, जाता है, उनकी संस्कृति को अपनाता है, तो क्या उसे अपना परिचय समूह के सदस्यों को देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए? इस बारे में निश्चित रूप से समाजशास्त्रियों में मतभेद है। कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि अनुसंधानकर्ता को अपना परिचय नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि परिचय देगा तो निश्चित रूप से समूह के सदस्य उसके साथ में केवल औपचारिक संबंध ही बना पाएंगे, उसको अपने साथ ज्यादा मिक्सअप नहीं कर पाएंगे, दूरी बनाने का प्रयास करेंगे और वो सभी बातों का जवाब, पूछे गए प्रश्नों का जवाब बहुत सोच समझ करके देंगे। इस प्रकार देंगे कि उनकी कोई कमी या उनके समूह की कोई कमी उसके सामने ना आ पाए। दूसरी ओर कुछ समाजशास्त्री ये कहते हैं कि अवलोकनकर्ता को जो संबंधित समूह है जिसका उसे अध्ययन करना है, उसे अपना परिचय जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से जो अवलोकन करता है वो भी अपने आप को, अपनी सीमाओं को समझता है और इसके साथ साथ
जो समूह के सदस्य हैं वो भी उसके उद्देश्य को समझ जाते हैं और उसके उद्देश्य को समझ करके सही जवाब देते हैं। तो ये दो प्रकार के विचार हमारे बीच में आते हैं। पहला विचार अमेरिकन समाजशास्त्रियों का है। अमेरिकन समाजशास्त्रियों का मत है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय एवं मूल उद्देश्य अध्ययन किए जाने वाले या अवलोकन किए जाने वाले समूह के सामने स्पष्ट नहीं करने चाहिए। ये समाजशास्त्री ये भी मानते हैं कि अवलोकनकर्ता को अर्थात अनुसंधानकर्ता को सजगता, समझदारी से काम लेते हुए समूह की सभी क्रियाओं में भागीदारी निभानी चाहिए, बड़ी समझदारी के साथ, इस प्रकार कि वो समूह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके और साथ ही साथ अपने प्रति समूह के विश्वास को भी बनाए रखना चाहिए। तो अमेरिकन समाजशास्त्री मानते हैं कि एक अवलोकनकर्ता के लिए या सहभागी अवलोकनकर्ता के लिए समझदारी, सजगता बहुत आवश्यक है। उसे अपना परिचय नहीं देना चाहिए। समूह में अपने विश्वास को प्राप्त करना चाहिए, समूह का विश्वास उसे प्राप्त करना चाहिए और अपना परिचय दिए बिना उसे जो टारगेट ग्रुप के सदस्य हैं उनके सामूहिक व्यवहार का उसे अध्ययन और अवलोकन करना चाहिए। ऐसा मानना है अमेरिकन समाजशास्त्रियों का, परंतु भारतीय समाजशास्त्रियों का विचार अलग है। भारतीय समाजशास्त्रियों का मत है कि अवलोकनकर्ता को अपना परिचय व उद्देश्य अध्ययन किए जाने वाले समूह और उसके सदस्यों से छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि जब वो उनके बीच में जाता है तो उसे अपना वास्तविक परिचय व उद्देश्य स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो समूह के सदस्य हैं वो उस पर संदेह कर सकते हैं कि आखिर वो अचानक क्यों आ गया है, क्यों उनके बीच में रहता है, क्यों उनमें रुचि लेता है। तो ये सारी चीजें संदेह पैदा कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में समूह के सदस्यों का व्यवहार स्वाभाविक न होकर कृत्रिमतापूर्ण हो सकता है और यदि ऐसा हुआ तो अवलोकनकर्ता अपने उद्देश्य में असफल हो जाएगा। यदि वो अपना परिचय नहीं देता है, उद्देश्य स्पष्ट नहीं करता है, तो जैसा भारतीय समाजशास्त्री मानते हैं कि अवलोकन किए जाने वाले समूह के सदस्यों का व्यवहार स्वाभाविक नहीं रहेगा। एक अनजान व्यक्ति को अचानक अपने बीच में इस तरह पा करके, जो कि अपनी बातों को गुप्त रखे हुए है, तो वो एक कृत्रिम व्यवहार उसके सामने करेंगे और जब ऐसा होता है तो अवलोकन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। नैतिकता की भी ये मांग है। नैतिकता भी ये कहती है कि जब हम किसी अनजान स्थान पर जाते हैं, अनजाने लोगों से मिलते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना परिचय देना चाहिए। स्पष्ट है, सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की व्यवहार कुशलता, वाक्पटुता, चतुरता, सजगता समूह में दोहरी भूमिका के निर्वहन में सहायक हो सकती हैं। तो ये मानना है कि अवलोकनकर्ता से अपेक्षा है कि उसे बहुत ज्यादा कुशल होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, क्योंकि यदि वो व्यवहार कुशल नहीं है तो वो समूह के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता, उनके संपर्क में नहीं आ सकता। अगर वाक्पटु नहीं है, बोलने की उसकी आदत नहीं है, तब भी वह समूह के सदस्यों के संपर्क में नहीं आ सकता। यदि वो रिजर्व है, रेटिसेंट है, कम बोलता है, रिजर्व रहता है, अपने तक सीमित रहता है, तो लोग उससे बात नहीं करेंगे। तो उसे वाक्पटु भी होनी चाहिए, व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, वाक्पटु भी होना चाहिए। फिर साथ में चतुर से मतलब है कि उसे इस प्रकार चतुर होना चाहिए कि वो जिस चीज का अध्ययन करने के लिए निकला है, जो उसका विषय है, जो जिस समस्या का अध्ययन करने निकला है, तो वो उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त कर ले। ये तभी संभव है
जब उसके अंदर चतुरता का गुण है और साथ में वो सजग भी हो, तभी वह अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक से कर सकता है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से सहभागी अवलोकन के अर्थ और उसके संक्षिप्त इतिहास को प्रकट करने का मैंने प्रयास किया। उम्मीद है पसंद आया होगा। धन्यवाद।